हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वर्षण की वितरण किस प्रकार होता है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्षण का वितरण किस प्रकार होता है। तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि वर्षण का जो वितरण होती है आखिर किस बेस पे आधारित होती है। ठीक है, ज्योग्राफी का अगर स्टूडेंट हो, भूगोल के स्टूडेंट हो, तो आपको इस बात को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वर्षण का प्रादेशिक वितरण संसार में असामान्य है। अगर देखा जाए, वर्षण का जो है प्रादेशिक वितरण संसार में देखा जाए तो असामान्य है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। संसार में औसतन वार्षिक वर्षा जो है लगभग 97.5 सेंटीमीटर होती है, यानी 97.5 सेंटीमीटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आप सोचिएगा कि ये औसत है, यानी एक जगह वर्षा की बात नहीं की जा रही है, पूरे विश्व की वर्षा की बात की जा रही है, जो 97.5 सेंटीमीटर होती है। कहीं कहीं 200 सेंटीमीटर बरसात होती है, तो सबको मिला के यहाँ पर एवरेज बताया गया है। कहीं डिजर्ट एरिया होती है, वहाँ पर 10% ही होती है, 10, तो यही 10 सेंटीमीटर भी होती है। तो इन सबको मिला के जो है यहाँ पर संसार में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 97.5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन स्थलीय भाग महासागरीय अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर कि स्थलीय भाग जो है महासागरीय अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। स्थलीय भागों में वार्षिक वर्षा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न मात्रा में वर्षण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न जो है मात्रा में वर्षण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्षण के वितरण के प्रमुख लक्षणों को जो है भूमंडलीय दाब या पवन पेटी, स्थल व जलीय भागों के वितरण तथा स्थलकृतीय लक्षणों के मदद से स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि वर्षण के वितरण के प्रमुख लक्षणों को जो है भूमंडलीय दाब या पवन पेटी, स्थल व जलीय भागों के वितरण तथा स्थलकृतीय लक्षणों के मदद से स्पष्ट किया जा सकता है। वर्षण के जो है प्रादेशिक व मौसमी अंतरों के लिए उत्तरदायी कारणों से संबंधित किन्हीं निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए पहले इसके प्रादेशिक और मौसमी वितरण के रूपों का जो है अवलोकन करें और जानें कि इसकी प्रादेशिक और मौसमी वितरण किस प्रकार से होती है। तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। पहला पॉइंट आता है प्रादेशिक अंतर। देखिए, प्रादेशिक अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं वर्षण की औसत वार्षिक मात्रा के आधार पर संसार में हम निम्न वर्षा प्रदेशों को पहचान कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो प्रादेशिक अंतर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। प्रादेशिक अंतर के अंतर्गत जो है हमारा पहला पॉइंट ये दर्शाता है कि भारी वर्षण के प्रदेश। भारी वर्षण के प्रदेश का अर्थ होता है कि जिन प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षण होती है, उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एवरेज बताई गई थी 97.5, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि इसने यही बताया है। इसका मतलब है कि पूरे संसार में जितने वर्षा की मात्रा होती है उन सबको लेके गणना करके फिर औसत निकाली गई है। ठीक है, क्योंकि कई क्षेत्रों में तो 10 सेंटीमीटर भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जिन प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। और इनमें विषुवतीय उष्णकटिबंधीय के तटीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के पश्चिमी तटीय प्रदेश सम्मिलित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आता है कि मध्यम वर्षा के प्रदेश। देखिए, मध्यम वर्षा के प्रदेश कौन कौन से हैं। जिन प्रदेशों में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य आता है। ये प्रदेश अति वर्षण प्रदेशों के साथ लगे हुए प्रदेश होते हैं, यानी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उनके साथ लगा हुआ ये प्रदेश होता है। ठीक है, उष्ण उष्णकटिबंधीय के पूर्वी तटीय प्रदेश और गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय के तटीय प्रदेश इस वर्ग के प्रदेश में सम्मिलित होते हैं। तो समझ गए होंगे कि ये उष्णकटिबंधीय के पूर्वी तटीय प्रदेश और गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय के तटीय प्रदेश हो सकते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के अंतर्गत। देखिए, कम वर्षण के प्रदेश कौन होते हैं। इस वर्ग में वो प्रदेश आते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक होती है। और ये प्रदेश उष्णकटिबंधीय के आंतरिक भाग तथा शीतोष्ण कटिबंधीय पूर्वी आंतरिक भाग सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये कम वर्षण प्रदेश जो होते हैं 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी कम वर्षा को दर्शाता है। लेकिन यहीं पे ये ख़त्म नहीं हो जाता है, इससे भी कम वर्षा वाले प्रदेश भी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया अति अल्प वर्षण के प्रदेश, यानी बहुत ही कम वर्षा वाले
क्षेत्र, यानी हमने पढ़ा कि 50 से 100 सेंटीमीटर हो सकता है, कम है, लेकिन उससे भी कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। कहते हैं वृष्ट छाया क्षेत्र या जो है पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर जो है महाद्वीपों के आंतरिक भाग और अन्य वृत्त पर जो है स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र और उच्च अक्षांश और वार्षिक वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और इन प्रदेशों में उष्मा और शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय मरुस्थल भी सम्मिलित होते हैं। तो मरुस्थल के क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जो है मापी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने कम तो पढ़ा, लेकिन कम से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। तो इसमें देखने में के लिए बहुत क्लैरिटी आपको दिखेगा। जो डॉट शेप है जहाँ पर जो है 25 से भी कम वर्षा के क्षेत्र को दर्शाया गया है। इंडिया में देखिएगा तो राजस्थान क्षेत्र दिखाया गया है इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा को दर्शाया गया है, जो लकीर रूप में दिखाया गया है, और ये क्षेत्र भारत में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद है आपको 50 से 100 सेंटीमीटर, फिर 100 से 200 और 200 से हैवी क्षेत्र जो है चेरापूंजी साइड आपको दिख रहा होगा। तो ये वर्षा का जो है पैटर्न विश्व में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है। ठीक है, इस मैप से आप समझ सकते हो कि वर्षा कहाँ पर कितना कम और कितना अधिक होता है। अब आइए इन संसार के मानचित्रों में औसत वर्षा के वितरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम कुछ बात पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातों को जो है हमने समझने की कोशिश किया है। कहते हैं विषुववर्तीय प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विषुववर्तीय प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षण होता है, जो ध्रुव की ओर क्रमशः कम होता जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। समुद्र तटीय प्रदेश में अधिक वर्षण होता है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों और क्रमशः कम भी होता जाता है। यानी समुद्री तटीय प्रदेश में अधिक वर्षण होता है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर क्रमशः कम होता चला जाता है। तीसरी पॉइंट दर्शाता है कि विषमवर्ती प्रदेश उष्ण कटिबंधीय पूर्वी तटीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षण होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है मैप के अंतर्गत उभर के सामने आया है। यदि चौथे पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि उच्च भूमियों का जो है पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षा होती है, जबकि पवनभिमुख ढालों पर बहुत कम। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि उच्च भूमियों के पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षण होती है, जबकि पवन विमुख ढालों पर बहुत कम वर्षा होती है। यही बात अगर पाँचवें पॉइंट के अंतर्गत देखें तो कहते हैं गर्म धाराओं के जो है सीमा पर्वतीय तटीय भागों की तुलना में ठंडी धाराओं के सीमा पर्वतीय तटीय भाग अधिक शुष्क होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। ठीक है, अगर छवें पॉइंट देखें तो कहते हैं अयन वृत्तों पर स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र या ध्रुवीय प्रदेशों में वर्षण बहुत ही कम होता है, और सना मार्गी पवनों के का इन क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाना और ध्रुवीय पवनों का ठंडा व शुष्क होना इसके प्रमुख कारण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ऋतुवत अंतर। देखिए ऋतुवत अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है पॉइंट कि ऋतुओं के अंतर में क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो देखा जाए तो संसार के विभिन्न भागों में वर्षण के वितरण में पाए जाने वाले प्रादेशिक अंतर औसत वार्षिक वर्षा पर आधारित होती है। जैसे हमने औसत जो है कितना था 97.5, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था इसका औसत। ठीक है, औसत जो है वार्षिक वर्षण पर आधारित होता है, और इसमें मुख्य उन प्रदेशों के वर्षण के स्वरूप का सही चित्रण नहीं होता है जहाँ वर्षा की मात्रा ऋतुवर्ष अंतर सामान्य लक्षण है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि उन प्रदेशों के वर्षण का स्वरूप का सही चित्रण नहीं हो पाता है जहाँ वर्षण की मात्रा ऋतुवत अंतर का सामान्य लक्षण होती है। उदाहरण के लिए मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल या उपर प्रदेश, यहाँ पर वर्षा की मात्रा देखिएगा तो 10 से भी कम होता है, और यहाँ पर औसत कितना दिखाई गई है 97.5। तो इससे जो होता है जो इन प्रदेशों का जो है सही चित्रण नहीं हो पाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। अंततः संसार में वर्षण की ऋतुवर्ष अंतरों का अध्ययन महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इससे संबंधित इन तथ्यों को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं जो तथ्य नीचे दिया हुआ है। तो पहला तथ्य तो यही दर्शाता है कि विषुववर्तीय प्रदेश तथा शीतोष्ण भूमियों के पश्चिम भाग में जो है वर्षण वर्ष भर होता ही रहता है, और विषमवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ संवहनीय वर्षा होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में पछुआ पवनों द्वारा चक्रवर्ती और पर्वतकृत वर्षा होती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट दर्शाता है
कि विषमवर्तीय प्रदेश और शीतोष्ण भूमियों के पश्चिम भागों में वर्षण जो है वर्ष भर होता रहता है, और विषमवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ संवहनीय वर्षा होती है, और शीतोष्ण प्रदेश में पछुआ, पवने द्वारा चक्रवर्ती और पर्वतकृत वर्षा होती रहती है। दूसरा पॉइंट साफ करता है कि संसार के लगभग 2% भागों में वर्षण केवल शीतकाल में ही होता है। यानी संसार के लगभग 2% भागों में वर्षण केवल शीतकाल में ही होता है, और इसमें संसार के भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा भारत का जो कोरोमंडल तट शामिल होते हैं। वायु दाब कटिबंधीय और भूमंडलीय पवनों के ऋतुओं के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकने से भूमध्य महासागरीय प्रदेश में उत्तरेशन उच्च दाब क्षेत्र या संगामी पवनों की जो है उपस्थिति के कारण गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि समगामी पवनें जो है महाद्वीपों के इन पर्वतीय पश्चिमी भागों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। यदि तीसरे पॉइंट की बात करें तो साफ करता है तो संसार के शेष भागों में वर्षण केवल गर्मियों में ही होता है। देखिए, पहले 2% जो है शीतकाल में होती थी, लेकिन बाकी परसेंट जो बच गई वो गर्मी में होती है। यानी संसार के बाकी जो वर्षा के मात्रा है वो गर्मियों के मौसम में होता है, सिर्फ 2% जो होता है शीतकालीन में होता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसार के अधिकांश भागों में वर्षण में ऋतुवर्त अंतर स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाते हैं, और इससे वर्षा का जल जो है कुछ भाग बर्बाद भी हो जाता है। इस कारण से हमारे देश कुछ ऐसी ही कहानियां हैं कि हमारे देश भी जो है वर्षा के कारण बर्बाद हो जाता है, बाढ़ के चपेट में आ जाता है, जिससे जो है हमारा देश अनभिक्त नहीं रह पाता है। वर्षण का ऋतुवर्त वितरण हमें उसकी प्रभावी क्षमता को आंकने में काफ़ी मदद करती है। यानी उसकी प्रभावी क्षमता को आंकने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। उदाहरण के लिए उच्च अक्षांशीय सीमांत वर्धन काल वाले प्रदेश में होने वाला हल्का वर्षण निम्न अक्षांशीय प्रदेश में भारी वर्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। और इसी प्रकार ओस, धुंध व कोहरे के रूप में होने वाली वर्षण भारत में जो है मध्यवर्ती भाग तथा कलहाकारी मरुस्थलों में खड़ी हुई फलों व प्राकृतिक वनस्पति पर सनसनी प्रभाव डालता ही रहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। देखिए, वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले वर्षा को प्रभावित करने वाला कारक जो है नमी की आपूर्ति। तो नमी की आपूर्ति काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। किसी प्रदेश में वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वायुमंडल को मिलने वाली नमी की मात्रा है। यानी किसी प्रदेश में वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है वायुमंडल को मिलने वाली नमी की मात्रा है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षीकरण सर्वाधिक होता है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षीकरण जो है सर्वाधिक होता है। अंततः वायुमंडल को इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा नमी की आपूर्ति होती है। यानी वायुमंडल को इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा नमी की आपूर्ति होती है। तटीय भागों में जो है आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक नमी मिलती है। यानी तटीय भागों के आंतरिक भागों की अपेक्षा जो है अधिक नमी मिलती है। ध्रुवीय प्रदेश में जो है वर्षीकरण बहुत कम होता है, अंततः वहाँ वर्षा भी कम ही होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ दर्शाता है कि पवनों की दिशा। पवनों की दिशा भी इसका महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। कहते हैं संमागी एवं पछुआ पवनों की पेटियों में जो है पवन दिशा महत्वपूर्ण है। समुद्र में स्थल की ओर चलने वाली पवनें वर्षा करती है। यानी समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें वर्षा करती है, और स्थल से चलने वाली पवनें शुष्क होती है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें गर्म हो जाती है। यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें गर्म हो जाती है, अंततः बहुत कम वर्षा करती है। जबकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाले पवनें ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। उत्तरेक्षण जो है मरुस्थलों में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से पवनें बाहर की ओर चलती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात जो है दर्शाता है पवनों की दिशा के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महासागर धराएं। महासागर धराएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गर्म धराओं के ऊपर की वायु गर्म और आर्द्र होती है, अंततः यह वर्षा करती है। और इसके विपरीत ठंडी धराओं के ऊपर की वायु ठंडा और शुष्क होती रहती है, अंततः उसे बहुत कम वर्षा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि महासागर धराएं कितनी महत्वपूर्ण है। महासागर धराओं के कारण गर्म धराओं के ऊपर की वायु गर्म और आर्द्र होती है, अंततः यह वर्षा करती है। और इसके विपरीत ठंडी धराओं के ऊपर की वायु ठंडी और शुष्क होती है, अंततः उसे बहुत कम वर्षा होती है।
अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्वतों की उपस्थितियाँ। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है पर्वतों की उपस्थितियाँ किस प्रकार है। कहते हैं अर्ध पवनों के मार्गों में जो है पर्वतों के आने से जो है पवनमुखी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है और पवन विमुख ढालों पर कम वर्षा होती है। तो ये दोनों बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शा रहा है कि पर्वतों की उपस्थितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर हम पाँचवें और अंतिम पॉइंट की बात करें तो वायु दाब पेटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने 11 चैप्टर नहीं किया तो 11 चैप्टर देखना। वायु दाब पेटियों जो है उसके टाइप्स के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। तो ये बात साफ करता है कि वायु दाब पेटियाँ का पवन पेटियों के साथ सीधा संबंध होता है, यानी देखा जाए तो काफ़ी सीधा संबंध होता है। और निम्न वायु दाब क्षेत्र वर्षा को आकर्षित करते हैं, यानी निम्न दाब वायु दाब क्षेत्र जो होती है वर्षा को काफ़ी आकर्षित करती है। और जो है उच्च वायु दाब क्षेत्र वर्षा बहीन होते रहते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था, चैप्टर था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ इसमें कमियां मिली है आपको, तो आप जो इसको जो है कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे, जब तक बताओगे नहीं, तब तक जो कमियां हैं उसको दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि त्रिपाठी सेंटर हमेशा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है और बच्चों की भलाई के लिए अग्रसर है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें खामियां क्या थी। देखिए खामियां बताना कोई गलत नहीं होती है, लेकिन उसके वर्ड जो हो अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या आपको इसमें कमी दिखी है, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए था, लेकिन अगर आप इस चैनल को अगर अच्छा लगता है, आप अपने पास रखना चाहते हो, तो आपको एक जरूरी काम जरूर करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ जो घंटी का बटन दिख रहा है उसको दबाना है, जिससे जो है ये चैनल आपके मोबाइल में सेव हो जाए। बाद में अगर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखना होगा तो शायद आपको प्राप्त ना हो पाए, क्योंकि अगर रिसर्च करोगे तो शायद ना भी आए। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेने में ही फ़ायदा रहेगा, तभी जो है आने वाला समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि त्रिपाठी सेंटर आपको पता ही है कि 8th क्लास से लेकर MA तक बच्चों के लिए अग्रसर है। तो यहाँ पर हर वीडियो हर क्लास के लिए उपलब्ध है। तो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो, अपने बड़ों को भी दिखा सकते हो, अपने छोटों को भी दिखा सकते हो। तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।